बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्शन ऑफ एरर से रेलिवेंट। मीन्स दैट आज के लेक्चर में आप लोगों ने अपने 10 मार्क्स अप्रोक्सीमेट सिक्योर कर लेने हैं। और इसके ना मतलब मोर देन 80% चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे सिलेबस का पार्ट बन जाता है, हमारे पेपर्स का पास पार्ट बन जाता है करेक्शन ऑफ एरर से रेलिवेंट। तो आप अपने 10 मार्क्स तक सिक्योर कर सकते हैं। अब डिफरेंट एरर्स की टाइप्स वगैरह, उनके करेक्शंस वगैरह प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं हम लोग। प्रॉफिट्स में अगर किसी किस्म का कोई इफेक्ट जाता है तो उन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की वजह से उन प्रॉफिट्स को कैसे रिकैलकुलेट करना है, करेक्टेड ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करना है, ये प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। आज का हमारा फोकस है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की तरफ, बैलेंस शीट आइटम की तरफ, कि किसी किस्म के एरर्स होने पर बैलेंस शीट आइटम्स को हम लोगों ने किस तरह से ठीक करना है। लेकिन बैलेंस शीट के साथ साथ हमारा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हमें सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। इसके लिए जो हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है हमारी आई कैप स्टडी टेक्स्ट में, एग्जाम्पल नंबर 35, हमें एक बैलेंस शीट को फॉर्मेट बना के दे दिया गया और रिक्वायरमेंट है ड्रॉ अप रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31st December, clearly show the adjustment to suspense account and profit। अच्छा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जिस तरह का सोल्यूशन आपकी बुक में बना हुआ है आप बिल्कुल वैसे बनाओ, लेकिन आपने ना एक स्टैंडर्ड जरूर मेंटेन रखना है कि आपका सोल्यूशन उसके मुताबिक जाना चाहिए। अब देखिए भाई, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का अपना फॉर्मेट है, आप उसके फॉर्मेट को नहीं डिस्टर्ब कर सकते। हाँ, ये अलग बात है कि आप अपने पास वर्किंग में सस्पेंस अकाउंट की जो उसने एडजस्टमेंट की है, भाई आप अपने पास सिर्फ सस्पेंस अकाउंट अलग से बना लो, टी अकाउंट की फॉर्म में बना के दे दो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। प्रॉफिट की रिकैलकुलेशन या करेक्शन ऑफ प्रॉफिट, जिस तरह से प्रीवियस हम लोगों ने देखा था कि कॉलम की फॉर्म में हम लोग बना देते थे कि गिवन प्रॉफिट और नीचे उसकी कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट के क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, तो करेक्टेड प्रॉफिट की वैल्यू आ सकती थी। आप लोग ऐसा ही कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो डाटा हमारे पास गिवन है उसमें 31 दिसंबर की हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना के दे दी। नॉन करंट एसेट्स इन टोटल हमें बता दिए गए। और आपको पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं अपनी बुक वैल्यू पर होती हैं। तो ये हमारे नॉन करंट एसेट्स की क्लोजिंग बुक वैल्यू है। ऑलराइट, ये कॉस्ट नहीं है। हाँ, कॉस्ट और कैमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी दे सकता था, तो वो यहाँ पे लिखता कि कॉस्ट इतनी है, इतनी कैमुलेटिव डेप्रिसिएशन है, और रिमेनिंग अमाउंट आ जाती है 72208। अब उसने सिर्फ आपको WDV बताई क्लोजिंग। नेक्स्ट, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में इन्वेंट्री का बैलेंस मौजूद है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री यहां पर मौजूद होगी। फिर ट्रेड रिसीवेबल, लेकिन ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमारे पास रॉन्ग है। यहां पर अगर आप लोग देखें तो उसने ड्राइंग्स लिखनी, भाई ड्राइंग्स होंगी हमारे पास 8260 की, अगर इसमें कोई कम ज्यादा हुई तो एडजस्टमेंट्स में बता देगा, लेकिन इक्विटी का पार्ट बनेगी तो हम इसको यहां से रिमूव कर देंगे। फिर सस्पेंस अकाउंट, मींस दैट कुछ एरर है लेकिन वो आइडेंटिफाई नहीं हो सका, और उस एरर के साथ ही उसने जाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दी। तो हम लोगों ने सस्पेंस अकाउंट में पढ़ा था कि सस्पेंस अकाउंट हमेशा बैलेंस शीट आइटम है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और ये या तो करंट एसेट्स का पार्ट बनेगा या करंट लायबिलिटीज का पार्ट बनेगा। अब ये करंट एसेट्स में आ गया, इट मींस दैट कि सस्पेंस अकाउंट की जो नेचर है वो डेबिट नेचर है। आपने जो सस्पेंस अकाउंट बनाना था उसमें आप लोगों ने उसकी डेबिट साइड पर एक बैलेंस मेंटेन करना था 3830। आप लोग अपने पास जाकर यहां पर बनाते आप लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर, एक बिल्कुल रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन थी, तो आप एक नए सिरे से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते। यहां से आपको करेंसी का आइडिया हो जाता कि रुपीस और किसी किस्म की कोई राउंडिंग ऑफ नहीं की गई, आप यहां पर जस्ट रुपीस मेंशन कर देते। उसके बाद यहां पर एक दूसरे पेज के ऊपर आप अपने पास एक सस्पेंस अकाउंट मेंटेन करते। सस्पेंस अकाउंट, और इसकी डेबिट साइड पर आप लोग बैलेंस लिखते एज गिवन।
ब्रॉट डाउन नहीं लिखना इधर, बैलेंस एज गिवन, और वो है हमारे पास 3830। अच्छा नेक्स्ट देखिए हमारे पास कैश 700। अच्छा कोई भी चीज आप अभी जाकर नहीं रिकॉर्ड कर सकते क्योंकि एरर्स हैं। एरर्स ना होते तो हम लोग शायद जाके रिकॉर्ड कर देते, लेकिन अभी जब तक एडिशनल इंफॉर्मेशन हम नहीं पढ़ लेंगे हम किसी चीज को भी अपने पास रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, आपके पास आई करंट कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट भाई ये क्लोजिंग है, इसमें आपका प्रॉफिट भी शामिल है, इसमें आपका ओपनिंग कैपिटल शामिल है, इसमें आपका प्रॉफिट वगैरह शामिल होगा, फिर कैपिटल बना होगा। अदरवाइज अब यहां पर देखें तो प्रॉफिट इधर आ गया, ड्राइंग्स उसने ऊपर करंट एसेट्स में लिख दी, इसका मतलब है कि ये ओपनिंग कैपिटल है। देखिए अगर मुझे ड्राइंग्स और प्रॉफिट नजर ना आते तो ये क्लोजिंग कैपिटल था, लेकिन जब मुझे प्रॉफिट अलग से नजर आ गया, ड्राइंग्स अलग से नजर आ गई, तो ये मेरे पास फिर ओपनिंग कैपिटल है। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को? ये वो बातें हैं जो आप लोगों ने वक्त के साथ साथ अपने आप से सीखनी है, लेकिन उसके लिए पहले आप अपने माइंड को ये बातें बता के रखें कि हमें कैसे पता चलता है कि ये ओपनिंग बैलेंस है या क्लोजिंग बैलेंस है। अगर देखें, अगर मुझे प्रॉफिट यहाँ पे ना मिलता, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में प्रॉफिट जाता है, अगर मुझे प्रॉफिट ना नजर आ रहा होता तो इसका मतलब उसने प्रॉफिट को एडजस्ट किया, उसने ड्राइंग्स को एडजस्ट किया, मुझे क्लोजिंग कैपिटल बताया है। लेकिन मुझे ड्राइंग्स अलग से नजर आ गई थी, मुझे प्रॉफिट अलग से नजर आ गया, मतलब ये ओपनिंग है। फिर ये वही अमाउंट है जो बिजनेस ओनर ने इन्वेस्ट की हुई है या प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट इसमें शामिल है। अब नेक्स्ट देखें, लोन की अमाउंट है हमारे पास और लोन है एट अ रेट ऑफ 12%, 20,000। ट्रेड पेएबल्स आ गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट देखें, द प्रोप्राइटर इज अनहैप्पी विद द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, आर यू हैप्पी? लेकिन जैसे ही आप लोगों ने देखा कि ड्राइंग्स करंट एसेट का पार्ट है, सस्पेंस अकाउंट हमें नजर आ गया, चाहे बाकी चीजें ठीक है या नहीं है, हैप्पी तो हम भी नहीं है। अब हैप्पी होने के लिए हम एडजस्टमेंट्स करेंगे, और वो किस किस्म की, एंड आस्क यू टू रिवाइज इट, यू डिस्कवर द फॉलोइंग, द सस्पेंस अकाउंट बैलेंस रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑन द। अगर मुझे बताएं, अगर ये वाली एडजस्टमेंट ना होती क्या आपके सोल्यूशन पे कोई फर्क पड़ रहा था? ना भी बताता तो भाई सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस का ही डिफरेंस होगा। ये बात क्लियर हो गई? मतलब ये कोई एडजस्टमेंट नहीं। कुछ ऐसे भी होती है, आपने सिर्फ नंबरिंग पे नहीं जाना कि 6, 7, 8, 9, 10 एडजस्टमेंट, आपने देखना है कि उनमें से रेलिवेंट कौन कौन सी हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट देखो, द परचेज डे बुक total for October 2000, October of for rupees 4130 was posted to the purchase account as rupees 4310, although the correct entry was made to the payable account। अच्छा अब अगर आप लोग यहां पे गौर करें ना तो उसने क्या कहा, अगर ये बाद वाली बात ना भी करता तो मैं यही अज्यूम करता कि पेएबल ठीक है। ये बात आपको समझ आई है? क्यों टोटल में मिस्टेक है और टोटल परचेज अकाउंट में जाता है, पेबल अकाउंट में हमेशा इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन जाती हैं। क्लियर? अच्छा अब देखें, इसका मतलब यह है कि हमारा टोटल था कितना, 4130 वॉज पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट, हम लेकर गए 4310। इट मींस दैट हम लोगों ने अपनी परचेजेस को ओवरस्टेट किया। इन दोनों का डिफरेंस 180, 180 से परचेजेज ओवरस्टेट, तो क्या करेंगे, परचेजेज को क्रेडिट करेंगे। परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, तो डेबिट कौन होगा, सस्पेंड। अब देखें, मुझे जर्नल एंट्री नहीं पूछी गई थी, लेकिन आपने अपने माइंड में जर्नल एंट्री सेट जरूर करनी है। आपकी अगर जर्नल एंट्री स्ट्रांग हो गई ना, फिर चाहे वो प्रॉफिट ठीक करवाए, चाहे वो सस्पेंस अकाउंट पूछे, चाहे वो बैलेंस शीट ठीक करवाए, आपके लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। अब उसने आपसे कहा था कि सस्पेंस अकाउंट भी बताओ, आपकी इस एडजस्टमेंट में आपका सस्पेंस अकाउंट डेबिट हो रहा है, एम आई राइट? तो आप जाओ अपने सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दोगे बाय रुपीज 180।
किसके अगेंस्ट? अच्छा, दूसरा इफेक्ट कहां जा रहा था? परचेज अकाउंट में। परचेजेस आपकी बैलेंस शीट को नहीं हिट करेंगी, परचेजेस ने हिट करने हैं आपके प्रॉफिट्स को। इट मींस दैट ये जो प्रॉफिट उसने आपको बताया है फॉर द ईयर 18,400, ये ठीक नहीं है, इसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन में उसने कहा था कि हमने प्रॉफिट को ठीक करके बताना है, क्वेश्चन का पार्ट है। इन केस अगर यहां पे ना होता, मैं वर्किंग नोट में लेकर जाता, उसके साथ लिखा जाता है कि वर्किंग नोट है ये मेरा, और यहां पर मैं प्रॉफिट को रिकैलकुलेट कर रहा हूं। ऑलराइट, अब जब मेरे क्वेश्चन का मेन पार्ट है ये, तो मैं इधर ही जहां पे सस्पेंस अकाउंट बना रहा था, उसी के बाद हम लोग यहां पर जाकर उसे बता देंगे रिकैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट या करेक्शन ऑफ प्रॉफिट, कुछ इस किस्म की स्टेटमेंट यूज कर लिया करें। करेक्शन ऑफ प्रॉफिट as given 18,400। अब आते हैं एडजस्टमेंट्स की तरफ। एडजस्टमेंट्स में सबसे पहली एडजस्टमेंट थी ये अगेंस्ट परचेजेस, परचेजेस ओवरस्टेटेड। अच्छा, अब देखें भाई, आपका ये वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुका है ना, कि भाई मैंने इसको ऐड करना है या लेस करना है। किस तरह? हमने कहा रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर डेबिट हो रहा है तो हम लोगों ने लेस करना है, क्रेडिट हो रहा है तो हम लोगों ने ऐड करना है, ऐसे ही है। तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम लोग प्रॉफिट्स में ऐड कर देंगे। अब आपको ना इसकी मजीद एक्सप्लेनेशन याद करने की जरूरत नहीं है कि परचेज की वजह से कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या फर्क पड़ा, कॉस्ट ऑफ सेल की वजह से ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा, उसकी वजह से नेट प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा। इतना लॉन्ग रूट लेने की जरूरत ही नहीं है अब आपको। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, इसका इंपैक्ट अब बैलेंस शीट के किसी भी आइटम में कहीं नहीं जा रहा, प्रॉफिट में जाना था और वो हमने ठीक कर दिया। और हम मूव कर जाएंगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स की तरफ। कहते हैं इन्वेंट्री शीट्स व ओवर कॉस्ट बाय रुपीज। बेटा अगर इस किस्म की कोई बात हो तो हमेशा याद रखना कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है। इन केस अगर ओपनिंग इन्वेंट्री में कोई ओवर कॉस्ट, अंडर कॉस्ट या किसी किस्म का कोई एरर होगा ना, वो बताएगा कि भाई ओपनिंग इन्वेंट्री में मिस्टेक। क्यों? क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट ऑफ सेल के साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो इनवर्स है। जो रिलेशनशिप क्लोजिंग इन्वेंट्री का है ना, ओपनिंग इन्वेंट्री का रिलेशनशिप उसका उलट है। जो इफेक्ट क्लोजिंग इन्वेंट्री ग्रॉस प्रॉफिट पे लेकर आती है, ओपनिंग इन्वेंट्री उसका रिवर्स इफेक्ट लेकर आती है। तो चीजें बदल जाएंगी आपके पास। ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल को इंक्रीज करती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल को डिक्रीज करती है। अगर इस किस्म की स्टेटमेंट है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ऑल राइट। अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी ओवर कॉस्ट है। भाई जरा नहीं परेशान होना कि आप लोगों ने किस तरह से इसको कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाना है या प्रॉफिट्स में क्या फर्क पड़ना है। देखिए भाई, ओवर कॉस्ट है, इन्वेंट्री है, मेरा एसेट है, और मैंने उसको अब कम करना है, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दो। ये सोचे बगैर कि पीरियोडिक सिस्टम है या परपेचुअल। क्यों? क्योंकि बेटा परपेचुअल में इन्वेंट्री अकाउंट मेंटेन जरूर किया जाता है, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री तो दोनों में आती है, पीरियोडिक में भी परपेचुअल में भी। सिर्फ फर्क क्या होता है कि पीरियोडिक में क्लोजिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगी, ओपनिंग भी कॉस्ट ऑफ सेल का पार्ट बनेगी, बस। जबकि परपेचुअल के अंदर पूरी एडजस्टेड एंट्री हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाती है। बात क्लियर हुई? अब आपने क्या करना है भाई, आपने सिंपली अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्रेडिट कर दिया, मतलब आपने इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट किया, तो डेबिट किसको करेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल को। तो आपके क्लोजिंग इन्वेंट्री के ओवरस्टेट होने की वजह से आपकी कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई पड़ी है, तो आपने कॉस्ट ऑफ सेल को इंक्रीज करना है। ये बात समझ आ गई? तो इन्वेंट्री का इफेक्ट हमेशा कॉस्ट ऑफ सेल पे ले। अगर ये अंडर कॉस्ट होता तो मैंने इन्वेंट्री बढ़ानी थी, इन्वेंट्री को डेबिट करता, कॉस्ट ऑफ सेल को क्रेडिट करता। ओवर कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट, इन्वेंट्री को क्रेडिट। ये बात समझ आ गई?
कॉस्ट ऑफ सेल ने जाना था प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। अब देखें भाई, कॉस्ट है, एक्सपेंस है, डेबिट हो रही है, तो मतलब कॉस्ट ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है। कॉस्ट ऑफ सेल के इंक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट, अदरवाइज आप देखें कॉस्ट ऑफ सेल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का एलिमेंट है, डेबिट हो रहा है तो हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा। आपने जाके प्रॉफिट को डिक्रीज कर लेना था 2000 से, ड्यू टू इन्वेंट्री ओवरस्टेटेड बाय ₹2000। ये बात क्लियर? अच्छा, अब इसका जो इंपैक्ट है ना, ये आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में है। अच्छा, आपके पास ना भाई, अब पीआरसी की तरह कंप्यूटर पे तो एग्जाम होना नहीं है, आपके पास ये पेपर मौजूद होगा। आपने उस पेपर पे, हालांकि आपको मना किया जाता है लिखने से, लेकिन आप भी थोड़ा बहुत लिख लिया करो। आपने क्या करना है, आपने जाना है इन्वेंट्री के पास और आपने कहना है कि भाई आप में से मैंने 2000 लेस करना है। ये बात आपको यहां पे याद रहेगी, ताकि जब बैलेंस शीट बनाने लगो एक प्रॉपर फॉर्मेट के मुताबिक, फौरन जाकर आप इसकी एडजस्टमेंट कर दो। बात क्लियर? अदरवाइज इस तरह से भी हो सकता है कि आप अपनी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना स्टार्ट की, आपने यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एसिड्स, एसिड्स में आ जाएंगे नॉन करंट। अब नॉन करंट एसिड का टोटल था, तो वो तो अभी बाद में देखेंगे कि कितना आएगा। उसके बाद आपने स्टार्ट कर देने हैं अपने करंट एसिड। अब करंट एसिड में आपको पता है कि सबसे पहले मैंने क्या लिखना होता है, इन्वेंटरी। अच्छा, अब ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई एडजस्टमेंट आ रही है, आप ब्रैकेट में शो करो उसे। एडजस्टमेंट नहीं है बिल्कुल सामने जाके लिख दें कि भाई ये अमाउंट है। लेकिन यहां पर इन्वेंट्री में एडजस्टमेंट थी, इन्वेंट्री गिवन क्या थी, 18826। भाई आपने ये आदत अपना लेनी है आप लोगों ने, हालांकि सामने वैल्यू सही हो, लेकिन भाई अगर कोई ऐसी वैल्यू जो आपके पेपर में नहीं गिवन और आप अपनी तरफ से कैलकुलेट करके दे रहे हो, उसे बताओ कि कैलकुलेशन कैसे की। क्लियर? हम यहां पर आके लिखेंगे कि भाई ये वो अमाउंट है जो आपने हमें बताई, और इसमें से हम लेस करेंगे। अभी मुझे नहीं पता मजीद कुछ और लेस ऐड करना हो तो सिर्फ ब्रैकेट को क्लोज ना करना। ये बात समझ आ गई? अब आपने इसको एज इट इज छोड़ दिया। हाँ, अगर इसमें कोई और एडजस्टमेंट ना आई, हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जो भी अमाउंट बनेगी हम अपने फाइनल कॉलम में जाके लिख देंगे। क्लियर? अब आप लोग देखें, क्या हम लोगों ने थर्ड वाली एडजस्टमेंट कंप्लीट करनी ली? कोई इशू इसमें? नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, कैश शुड बी रुपीज, कहते हैं शुड बी ₹110, जबकि हमने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, 700 रिकॉर्ड किया हुआ है। अच्छा, अब क्या करना है, बात सुने। हम यहां पे है ना, तो भाई मुझे पता चल गया इधर से कि यार मेरे रिसीवेबल भी हैं, हो सकता है कुछ एक दो और चीजें भी यहां पर आ जाएं, तो तीसरे चौथे नंबर पे जाके आप कैश अपना लिख लोगे। या यहां पर देखो कि कैश को 110 होना चाहिए, तो मैंने जाकर अपने कैश को 590 से ओवरस्टेट किया। क्या ऐसा नहीं है? अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, 590 से कैश को क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट को जाओ डेबिट करो 590 से अगेंस्ट कैश। कैश ओवर से, और यहां पर हमारे पास कैश का बैलेंस आ जाएगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि पता नहीं कि कोई लाइन वगैरह स्किप ना हो जाए हमारी। यहां पर आके हम लोग अपने पास बुक में लिख लेंगे कि भाई हमने आपको 110 लिखना है। तो एडजस्टमेंट क्या बन जाएगी, 700 गिवन है, 590 इसमें से लेस किया, तो ये क्या बन गया। इसके अलावा इसमें कोई और एडजस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये फुल एंड फाइनल बैलेंस उसने हमें बताया है। क्लियर? अब खुद बताएं, कोई एडजस्टमेंट में मसला था क्या इसका? सपोज अगर 1 मार्क्स भी होता, कि इसका 1 मार्क्स हम लोग नहीं ले सकते थे? इजीली आ सकता। भाई आपने यहां पर 0.5 मार्क्स की भी जंग लड़नी है, एक एक नंबर के पीछे आपने भागना है, आपने हर वो स्टेप परफॉर्म करना है जिस पर आपको आधा नंबर भी क्यों नहीं मिलता। ऑलराइट, आपने ऐसा कोई मौका उसे देना ही नहीं है कि वो यहां पे ढूंढता फिरे मैं मार्क्स डिडक्ट कहां पे करूं।
अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, ये जितनी मैंने एंट्री की है, कहीं पे कोई ऐसी बात मैंने लिखी जिससे वो मेरा मार्क्स को डिडक्ट करेगा? वो जब चेक करने बैठेगा ना, वो कहेगा यहां से भी एक नंबर मिल गया, यहां से आधा नंबर मिल गया, यहां से आधा नंबर मिल गया। वो इस तरह से करेगा। वो ये नहीं करेगा भाई यहां से काट लो 2 नंबर, ऐसा नहीं करेगा वो। आपने अपनी सारे पेपर को कुछ इस अंदाज में डिजाइन करना है कि वो जहां से भी गुजरे ना, आपको आधा नंबर देता जाए, एक नंबर देता जाए, और ये मिलकर 50 क्रॉस करवा देंगे आपको। ओके, तो आधा आधा नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मत सोचिएगा, देखिए भाई डिडक्ट करने पे आए तो डायरेक्ट दो दो नंबर एक ही चीज पे काट लेगा, लेकिन देने पे आता है तो आधा आधा नंबर देता है। तो आपने बस उस आधा जो नंबर मिल रहा है वो ले लो उसमें। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखें, फिफ्थ, कहते फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स बिलोंग्स टू नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट की बात आ गई, क्या करना है इधर? अकाउंट बैलेंस ऑफ रुपीज, किसका बेटा? पूरे नॉन करंट एसेट का नहीं, सिर्फ फिक्सचर एंड फिटिंग का जो हमारे पास बैलेंस था 4600 हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस से ओमिट कर लिया। अच्छा अब नेक्स्ट चले, तो बेटा इसके ऊपर उसने डेप्रिसिएशन सही चार्ज की हुई है। एसेट अकाउंट में बिल्कुल सही सही है सब कुछ, उसमें कोई इशू नहीं है। ट्रायल बैलेंस से ओमिट हो गया, मतलब मेरा ट्रायल बैलेंस बना हुआ था, मैंने उसको लेकर आना था अपनी स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। तो वहां से जब मैं अपनी नॉन करंट एसेट ऐड करने लगा ना, तो मुझसे फिक्स फिटिंग्स का जो डब्ल्यूडीवी थी वो ऐड नहीं हुई। सिंपली क्या करोगे कि फिक्सर्स एंड फिटिंग्स में जाकर ऐड कर दोगे, तो क्या जर्नल एंट्री बनेगी? फिक्सचर्स एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट, ऐसे ही है ना? अच्छा अब यहां पर आएंगे और हम अपने सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे अगेंस्ट एंड फिटिंग। यहां पर आए, गिवन बैलेंस क्या था? 72208 लेस 4600, सॉरी एड 4600। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट्स and the last adjustment, interest for half year on the loan account has not been paid and no provision has been made for it। भाई इंटरेस्ट चाहे पूरे साल का हो, कहते बाकी हाफ ईयर मैंने पे भी कर दिया, मैंने उसको अपने एक्सपेंसेस का पार्ट भी बना दिया, लेकिन लास्ट के हाफ ईयर को जो इंटरेस्ट है ना, वो मैंने ना तो पे किया, तो मेरी लाइबिलिटीज का पार्ट बनेगा इंटरेस्ट पेएबल, वो जाके रिकॉर्ड करूंगा, और अपनी प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भी लेकर आऊंगा, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में एज एन एक्सपेंस भी उसको चार्ज करूंगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट। क्लियर? कितनी अमाउंट हाफ ईयर के लिए? तो 12% था, तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 इज इक्वल टू 1200। ऑल राइट, तो ये जब कैलकुलेशन की समझ आ गई है सब बच्चों को, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट का ताल्लुक यहां। अच्छा ये आपके पास ये सेकंड एडजस्टमेंट थी, ये थर्ड एडजस्टमेंट थी आपके पास। अच्छा अब लास्ट की एडजस्टमेंट है हमारे पास सिक्स। सिक्स एडजस्टमेंट क्या चीज? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट हुआ, तो 1200 लेस कर देंगे, और लाइबिलिटीज में अब ट्रेड पेएबल्स का पार्ट नहीं बनाना, अलग से एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देंगे इंटरेस्ट पेएबल, और वो हमारे पास क्या बन जाएगी? 1200 के साथ। बात क्लियर? अच्छा अब जरा आप देखें, आपकी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई, तो कुछ भी और काम करने से पहले सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करें। तो देखिए आपके पास डेबिट साइड का टोटल क्या बन रहा है, और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? अच्छा इससे थोड़ी सी वेरिफिकेशन हो जाती है कि हमने काम बिल्कुल सही किया हुआ है। क्लियर? फिर
प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करें, एंड द करेक्टेड प्रॉफिट इज 138। अब जाकर आप अपनी इस बैलेंस शीट को कंप्लीट कर सकते हैं। अब जिसके बारे में कोई और एडजस्टमेंट नहीं थी, इसका मतलब वो सारी चीजें ठीक थी। आप नॉन करंट एसेट्स को यहाँ पर लिख सकते हैं। आपके टोटल नॉन करंट एसेट्स अब बन जाएंगे 76,808। आपकी इन्वेंट्री का बैलेंस बन जाएगा 16। अच्छा, इसके बाद देखिए आपके पास आ जाएंगे आपके ट्रेड रिसीवेबल, 216। अच्छा, ये जिस तरह से गिवन थे, अब इनको पहले लिखने की ऐसा जरूरत नहीं थी हमें। ये देखें, अब ड्राइंग्स कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ प्लेसमेंट गलत है इसकी, तो ये कैपिटल के पोर्शन में चली जाएगी। सस्पेंस अकाउंट, इसको हम लोगों ने अकाउंट फॉर कर लिया, लिखने की जरूरत नहीं है। कैश हम लोग लेके जाएंगे 110, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कैश। अच्छा, कैश को किस तरह, 700 माइनस इज इक्वल टू। अच्छा, क्या इसके अलावा कोई और हमारे पास करंट एसिड्स मौजूद हैं? तो हम लोग देखें, करंट एसिड्स को यहां पर पहले ऐड करें। आपके टोटल करंट एसिड्स कितने हो गए? 4, 4, 3, 4, 3, 1, 5, 2। ऐसे ही है। अच्छा, अब आप लोगों के टोटल एसिड्स कितने हो गए? 119,960। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैपिटल, कैपिटल एंड लायबिलिटीज। तो सबसे पहले अब देखिए, कैपिटल में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं था। ओपनिंग कैपिटल में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं था। 50224 ही जाकर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। 50224। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखें ड्राइंग्स, किसी किस्म की कोई और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो जिस तरह से ड्राइंग्स का बैलेंस हमें गिवन था 8260, वो जाके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 82। अच्छा, अब यहां पर प्रॉफिट करेक्ट अमाउंट वो आ जाएगी। अच्छा, यहां पर दो नंबर भी थोड़ी सी कर सकते हो कि आप लोग बाकी सारी चीजें लिख लो, नॉन करंट लायबिलिटीज। अच्छा, अब उसने अलग अलग करके नहीं लिखी हुई चीजें, आपने प्रॉपर फॉर्मेट के मुताबिक बताना है कि ये जो आप लोगों के पास लोन आया हुआ है ना, ये आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज, लोन एल फ्रैंक्स 12%। अच्छा, लोन की अमाउंट में कोई फर्क नहीं है, वो आप लोगों के पास 20,000 ही रहेगा। लोन एल फ्रैंक्स एट अ रेट ऑफ 12%, द अमाउंट इज। अब नॉन करंट लायबिलिटी आपके पास सिर्फ यही थी, फिर आपने आने अपने पास अपनी करंट लायबिलिटीज की तरफ, और करंट लायबिलिटीज में आपके पास ट्रेड पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, इन दोनों की वैल्यूज में कोई फर्क नहीं है। ट्रेड पेएबल आपके पास कितना आया, 26782। ट्रेड पेएबल 26782, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट 1
और एक और लायबिलिटी थी हमारे पास, इंटरेस्ट पेएबल, एंड अमाउंट इज 1200। क्या इसके अलावा और कोई लायबिलिटी है आपके पास? तो आपके पास करंट लायबिलिटीज का टोटल, आपकी टोटल करंट लायबिलिटीज बनती हैं जी 42,616। अच्छा, अब देखें कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का टोटल, हमें पता चलेगा हमारे टोटल एसिड से, और टोटल एसिड कितने थे? 119960। अच्छा, ये काम करने के लिए फिर एसिड्स में मिस्टेक ना करते हैं, तो आपका एसिड का बैलेंस ठीक होना चाहिए। ये ना हो कि पता चले कि एसिड में ही मिस्टेक हो गई है, तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अच्छा, अब हमें पता था कि भाई हमारे एसिड में ऐसा कोई मिस्टेक नहीं है, जिस तरह उसने बताया अकाउंट फॉर कर दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहां से ना कैपिटल का पोर्शन फाइंड करेंगे। वैसे आप लोगों ने प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी वर्किंग में शो करनी होती है, उसके एक्स्ट्रा से मार्क्स होते हैं आप लोगों के पास। लेकिन टाइम सेव करना हो कि आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप इस तरह की दो नंबरी कर सकते हैं कि चलिए उन 2 मार्क्स को रहने दें, लेकिन बाकी 8 नंबर तो लें। क्लियर? अब यहां मतलब वो खुद चेक करने वाला कंफ्यूज हो जाएगा कि वर्किंग है नहीं, पता नहीं आ कैसे गए हैं। ओके, तो अब देखिए 119960 माइनस करेंगे 42616, और माइनस करेंगे 20,000। अब पता चले खुद वर्किंग करता हुआ गलत कर, भाई पहले कैपिटल का टोटल फाइंड करो, यहां से इस चीज को नहीं माइनस करना। नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज इस टोटल से लेस करो, क्लोजिंग कैपिटल की वैल्यू आ गई 57,344। अच्छा, अब ड्राइंग्स करनी थी इसमें से लेस, अब ये बैलेंसिंग वैल्यू के तौर पर आएगा। अच्छा, अगर आप मतलब वर्किंग पे नहीं जा रहे तो यहाँ पे बैलेंसिंग वैल्यू बस ब्रैकेट में जाके ना मतलब यूं करते हैं ना कि थोड़ा सी उसे तसल्ली हो जाए कि भाई कुछ ना ढूंढो, मैंने बैलेंसिंग वैल्यू फाइंड की है ये। ओके, अच्छा अब क्या करना है, इस टोटल में से लेस करेंगे 50,224, ऐड करेंगे 8260, ये इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके साइन चेंज कर देंगे। तो आपके पास पॉजिटिव आंसर आ जाए तो प्रॉफिट, नेगेटिव आंसर आ जाए तो लॉस होगा। पॉजिटिव है 15380, यहां पे लिख दो, जो कि आपके इस आंसर के साथ मैच कर गए। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? कोई इशू? आई होप कि आपको एग्जाम्पल नंबर 35 अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी, और आप हर किस्म के एरर को ठीक कर सकते हैं। बैलेंस शीट में चाहे हो, चाहे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आपसे पूछे, या वैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सस्पेंस अकाउंट पूछे, तो हमारा ये चैप्टर ना 100% अब कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम्पल नंबर 36 बिल्कुल ऐसी ही एग्जाम्पल थी। जल्दी से हम जरा इसको गो थ्रू कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल नंबर 37 की तरफ चलेंगे। एग्जाम्पल 36 की रिक्वायरमेंट, सबसे पहले हर क्वेश्चन की सबसे पहले रिक्वायरमेंट देखेंगे आप लोगों ने। भाई चाहे हमें पता ही तो ना हो ना कि हम लोग करेक्शन ऑफ एरर कर रहे हैं, भाई आपने आदत अपना लेनी है, जैसे ही मेरे सामने क्वेश्चन आएगा ना, मैंने सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट पे चले जाना। भाई उससे आपका माइंड सेट हो जाता है कि आप कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने लगे। और ये जो आपके माइंड का प्रोसेसर है ना, ये बहुत हैवी प्रोसेसर है, ये आपको फौरन उस कॉन्सेप्ट पे लेके चला जाता है कि यार इस चैप्टर में तुमने ये कुछ पढ़ा था। अब जैसे ही आप क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हो ना, उसने अपनी वर्किंग स्टार्ट कर देनी है, लेकिन वो उस टाइम पे करेगा जब उसके साथ सेशन आप गुजार चुके, तब उसने वो वर्किंग स्टार्ट करनी है। अब आप देखें, इधर लिखा है प्रिपेयर corrected statements of financial position as on 31st December 2000। बात आ गई यार, ऐसे तो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स में टेस्ट में बहुत से क्वेश्चन सॉल्व किए थे, खुद को तसल्ली देनी है ये चीज मैंने की हुई है। ओके, हर जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, भाई आपने किया होगा है, फिर उस टाइम पे ना सिर्फ अपने आप को जरा बताओ, इससे ना कॉन्फिडेंस आता है, यार ये चीज तो मैंने पढ़ी हुई है, मैं कर लूंगा। ना भी कर सको तब भी कहना है, फिर भी आधा क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन अगर आप परेशान हो गए ना, यार ये कैसे होगा,
बस वो जो आपको आता था ना वो भी गया। तो आपने खुद को, वो जो थ्री इडियट मूवी में कहा गया था ना कि भाई ये हमारे दिलो दिमाग पागल है, इनसे कहो ऑल इज वेल, ऑल इज, कसम से बिल्कुल सही बात थी। आपकी नजर में जस्ट मूवी का एक डायलॉग था, खुद पे अप्लाई करके देखो। आपका दिलो दिमाग वाकई पागल है। आप इनको जैसा कहोगे ना इन्होंने वैसा एक्सेप्ट कर लेना है, और इन्होंने वैसा काम करना शुरू कर देना है। आप इसे कहोगे ना कि यार अफेयर वन मुश्किल है, बिलीव मी इसने कभी नहीं चलना। फिर आप मुर्शिद के भी मुर्शिद से पढ़ लें, आपका दिमाग नहीं चलेगा, आपसे अफेयर वन नहीं होने वाली। लेकिन अगर आप इसे ये कहेंगे यार अकाउंटिंग ही है, इंट्रो टू अकाउंटिंग की थोड़ी सी एडवांस फॉर्म है, कौन सा मैं अफेयर टू पढ़ने लगा हूं, भाई कर लूंगा, इसने कोशिशें शुरू कर देनी है कि मैंने कर सकता, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। और ये बात अपने आप को बताते रहो, ताकि आप में एक मोटिवेशन जाके कि भाई आप कुछ करने के लिए जहां पे बैठे हैं। ये छोटी छोटी बातें होती है, ये बड़े पॉजिटिव इंपैक्ट आपकी जिंदगी में छोड़ कर जाती हैं। जहां पर भी परेशान होने लगो खुद को तसल्ली दो। सबसे बड़ी मोटिवेशन क्या है? अल्लाह ताला की जात तो मेरे साथ है ना, कोई और है या नहीं है, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। जब अल्लाह ताला की जात साथ में हो, किसी और की जरूरत है? और क्या मोटिवेशन चाहिए? इससे बड़ी और क्या मोटिवेशन? और क्या आपको लगता है कि अल्लाह ताला की जात से कुछ नहीं होने वाला? वो तो एक ऐसी जात है जो चाहे वो ही हो सकता है। भाई अगर अल्लाह ताला ने कह दिया ना कि भाई ये क्वेश्चन हो जाए इससे, बिलीव में आपने नहीं भी पढ़ा हुआ तो हो जाना है इससे। तो ये मोटिवेशन आपने अपने अंदर लेकर आनी कि भाई मैंने पूरे सेशन में चीजें पढ़ी, हाँ एक दो एडजस्टमेंट न्यू हो सकती हैं, वैल्यूज में फर्क हो सकता है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ सकता है, लेकिन वहां पर अगर आपका यकीन है कामिल है, बिलीव में अल्लाह ताला ने आपकी जात आपके लोगों के माइंड में वो चीज डाल देनी है कि इसके एडजस्टमेंट ऐसे कर। अच्छा मैं ना आप लोगों को अपनी पर्सनल, टीचिंग प्रोफेशन बड़ा कोई मुश्किल प्रोफेशन है, हमें नहीं आइडिया होता कि आप हमसे क्या क्वेश्चन करने वाले हैं। अच्छा एज अ स्टूडेंट हम लोगों ने भी उतना ही पढ़ा होता है जितना हमारे टीचर ने हमें पढ़ाया हुआ होता है। वहां पर हम लोगों ने भी जब पढ़ा था तो पेपर पास करने के लिए, सच्ची सी बात है। लेकिन जब हम लोग टीचर बनते हैं ना, तब हम लोग वैसे नहीं पढ़ते जैसे हम एज अ स्टूडेंट पढ़ते हैं। तब अपने सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए पता नहीं हमें क्या कुछ पढ़ना पड़ता है। मेरे साथ ना अक्सर ऐसा हुआ कि स्टूडेंट्स ने ना मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा कि सर इस चीज का कॉन्सेप्ट ऐसे क्यों है, मतलब ये ऐसा क्यों किया गया। बिलीव मी मैंने किसी बुक में नहीं पढ़ा था कि वो चीज कैसे कैसे हो जाती है, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला की जात पे यकीन है। वो कहते हैं ना वा तो इज्जो मन तशा वा तो जिल्लो मन तशा। अल्लाह ताला ने ना उस वक्त हमारी इज्जत रखनी होती है। और उस टाइम पे मेरे माइंड में ऐसे क्लिक हुई ना वो चीज कि मैंने उस बच्चे को बता दी। अच्छा एंड में मैं खुद सोच रहा था हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हुआ था, आज तक तो मैंने देखा ही नहीं था, मैंने कैसे ये कॉन्सेप्ट डिलीवर कर दिया। और जब मैंने उसको सर्च किया वो बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट। अब यही चीज ना आप लोगों के अंदर, जब आप लोग यही कहते हो ना कि नहीं हो सकता, आपने अपने आप को बर्बाद कर, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। पहले अपने अंदर एक यकीन तो पैदा करो, आप सब कुछ कर। फिर आपको ना कोई ऐसी देखें भाई हर टीचर सिर्फ कोशिश कर, उसने अपने लेक्चर डिलीवर करने हैं, हर टीचर ने टाइम पे डिलीवर करना है, जितने भी मतलब मार्केट में टीचर जिससे मर्जी पढ़ लो, हर टीचर ने अपने लेक्चर डिलीवर, लेकिन हर टीचर आपको पर्सनल टाइम नहीं देगा। वो मेहनत आपको खुद कर, वो चीज आप लोगों पे डिपेंड कर। तो आप लोगों ने इसके ऊपर फोकस करना है, यकीन है कामिल रखो, हो जाओगे पास। और सिर्फ एफएआर वन में नहीं, आप तीनों सब्जेक्ट एक ही अटेम्प्ट में कर सकते हैं। ओके। अच्छा अब देखें, यहां पर आपको क्वेश्चन नजर आया, तो अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नजर आ जाए ना, अदर इंफॉर्मेशन मतलब कोई डिफरेंट चीज बताने लगा है, उसको पहले पढ़ लिया कर। वो या तो आपको बताएगा कि मेरा अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, या आपको कोई डेप्रिसिएशन के बारे में बता देगा कि भाई अगर कहीं डेप्रिसिएशन आ जाए तो इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट की हुई है, हम लोग इन्वेंट्री को किस तरह लेके चल रहे हैं, अकाउंटिंग सिस्टम हमारे किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। ये या मैं ग्रॉस प्रॉफिट या किस तरह से अर्न कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट का मार्जिन या मार्कअप कितने परसेंट रख रहा हूँ, ताकि अगर कोई एडजस्टमेंट हो तो मुझे पता चल जाए। ऐसी इंफॉर्मेशन सबसे पहले पढ़ा करो। क्या लिखा हुआ है? एनई यूजेज पीरियोडिक स्टॉक मेथड, मतलब उसी टाइम आपके माइंड ने काम कर दिया कि भाई एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड वेयर हाउस में जाकर फिजिकल इन्वेंट्री को काउंट करेगा। तो क्या हो गया,
और अपने पास मेंटेन नहीं कर रहा इन्वेंट्री रिकॉर्ड, तो कोई भी इन्वेंट्री हमारे पास आएगी तो हम लोग इन्वेंट्री को डेबिट नहीं करेंगे, हम लोग परचेजेस को डेबिट करेंगे। और सेल्स के लिए एक ही एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स को कॉस्ट पर रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं। ये बात समझ आ गई। अब नेक्स्ट देखो, द प्लांट इज डेप्रिशिएटेड एट 20% यूजिंग डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब इन चीजों का हमें आइडिया होगा, मतलब अब ऊपर एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ना भी बताए, हमें पता है कि हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। अब देखें यहां पर, following dropped statements of financial position as on 31st December 2019 of NE is under review। अच्छा भाई, वहां पे बैठ के ना यार इनके ऊपर नहीं टाइम वेस्ट करना, पता चले क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है, कैसे प्रोनाउंस, भाई छोड़ दो, मूव टू नेक्स्ट, जो काम की चीजें वो उठाओ। ओके। अच्छा, अक्सर लोग इनके मीनिंग तलाश करना शुरू कर देते हैं, भाई को खुदा का खौफ कर लो, भाई को नहीं पढ़ा जा रहा, तुम कौन सी अंग्रेज की औलाद हो, पता तो चल गया है ना कि कंपनी नेम है, बिजनेस नेम है, आगे चलो उसको लेकर। नेक्स्ट, एसिड्स, मतलब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सर इसका मतलब क्या है? एसिड्स, फिक्स एसिड, नेट अमाउंट 22590, ना बताता मुझे तो पता नहीं चलता कि ये नेट अमाउंट है। भाई कैसे ग्रॉस अमाउंट कब होती? जब साथ में क्यूमुलेटिव एप्रिसिएशन बताए। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट है। बात क्लियर। नेक्स्ट देखें, यहां पर ये एसिड्स का पोर्शन, करंट एसिड्स में स्टॉक मौजूद है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, ड्राइंग्स आ गई, सुभान अल्लाह, एंड कैश एंड बैंक बैलेंसेस आ गए, और ओपनिंग कैपिटल है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर का पता चल गया, और लायबिलिटीज में ट्रेड पेएबल, अदर पेएबल, एक्रूड एक्सपेंसेस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड आ गया यहाँ पर। ओके, ये तो अब आपने देखना है ना आनी है या नहीं आनी, उसने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है सिर्फ। नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग मैटर्स आर आइडेंटिफाइड, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5800, क्यों? यहां पे अक्सर बच्चे मिस्टेक कर, हमेशा याद रखना कि जो ट्रायल बैलेंस या स्टेटमेंट्स बना के देगा उसमें अमाउंट्स की राउंडिंग ऑफ कर सकता है, वो कभी करेगा कभी नहीं करेगा, लेकिन जो एडजस्टमेंट्स आएंगे हमेशा फुल अमाउंट होगी। तो आपने जैसे ही ये देखना है कि अमाउंट इन रुपीज 1000 है, तो समझ लेना कि मैंने जो एडजस्टमेंट्स में अमाउंट पढ़नी है ना, वो 5.8 मिलियन नहीं पढ़नी, मैंने 5800 पढ़नी। ये आदत अपना लेना अपनी कि सेम राउंड। अच्छा, क्वेश्चन में जैसी अमाउंट्स की राउंडिंग ऑफ हो वैसी ही आपने अपने सोल्यूशन में करनी है। वो कर रहा है तो आप करो, वो नहीं कर रहा आप ना करो। क्लियर? उसको जस्ट आपने फॉलो करना है, अदरवाइज आप मिस्टेक कर लेंगे। फिर देखें, कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5800 रिसीव्ड ऑन, भाई अकाउंटिंग ईयर में रिसीव कर लिए हम लोगों ने, लेकिन क्या हुआ, वर इंक्लूडेड इन द ईयर एंड फिजिकल काउंट। अच्छा, मेरी जो इन्वेंट्री थी ना उसमें भी शामिल हो चुका है, क्यों? पीरियोडिक था, पीरियोडिक में तो मैंने वेयर हाउस में जाना था एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द डे, और मैंने काउंट कर लेना था जितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, उसमें ये इन्वेंट्री आ चुकी थी और मैंने काउंट कर ली। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक में दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्या किया, हाउएवर these goods were recorded in the purchase table on 5th January 2020 on receipt of, मेरी सिर्फ वेयर हाउस में पहुंच चुकी है, मैंने किसी किस्म की कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं की। कोई बात समझ आई? तो भाई क्यों नहीं की? क्योंकि मेरे पास इनवाइस ही नहीं आई। अकाउंटिंग क्या कहती है कि इनवाइस का वेट करो, परचेजेस को रिकॉर्ड करने के लिए क्या इनवाइस का वेट करो? नहीं, क्या गुड्स का वेट करो। गुड्स रिसीव कर दी, परचेज रिकॉर्ड करो, भाई कर दो परचेज रिकॉर्ड, परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड पेएबल अकाउंट। भाई फिर पेएबल भी रिकॉर्ड नहीं किया, जब इनवाइस ही नहीं थी तो पेएबल क्या रिकॉर्ड करते? तो आपने रिकॉर्डिंग ही नहीं की हुई थी। परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड पेएबल्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। अब इसकी जो एडजस्टमेंट्स होनी है वो किस किस जगह पे जाएगी? भाई आपके परचेजेज में जाएगी और आपके पेएबल। परचेजेज से मुराद आपका प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट कम होगा कितनी अमाउंट से? 5800 से, और साथ में आपकी लायबिलिटीज में इजाफा होगा
कितना 5800 से ट्रेड पेएबल्स में इजाफा होगा। ये बात क्लियर है? अच्छा, तो क्या इन्वेंट्री को भी जाके ऐड कर दो 5800 से? नहीं कर। क्या प्रॉफिट कहां पे हैं? ये देखो, ये रहे प्रॉफिट से डिक्रीज हो जाएंगे कितनी अमाउंट। चले मैं ना, अच्छा यहाँ पर अब थोड़ा ये रफ वर्क में करने लगे हम लोग टाइम सेविंग के लिए। आपको वैसे समझ आ गई है कि सोल्यूशन को हम लोगों ने प्रिपेयर कैसे करना है। 9360 ये प्रॉफिट गिवन है और इसमें एडजस्टमेंट्स आ जाएंगी 5800 की, लेस कर दूंगा अगेंस्ट परचेजेस। ओके, तो मैंने ना साथ में नंबरिंग जरूर लिखा करें कि भाई ये फर्स्ट एडजस्टमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ताकि उसके लिए ना आसानी हो कि यार ये 5800 आपने कहां से उठाया है। अब जैसे फर्स्ट लिखोगे ना, उसने सिर्फ फर्स्ट देखनी है, वो ढूंढेगा नहीं है क्वेश्चन। क्लियर? और दूसरी एडजस्टमेंट हमारे ट्रेड पेएबल्स ऐड हो जाएंगे 5800 से। फर्स्ट एडजस्टमेंट में कोई इशू? अच्छा, फिर देखें गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ, कौन सा डिस्काउंट? तो इसके लिए हमने पढ़ा था कि हमारी जो सेल्स हैं वो नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड होंगी, ऐसे ही है ना? अच्छा, फिर क्या हुआ? वो रिकॉर्डेड एट ऑफ रुपीज, बेटा ग्रॉस अमाउंट 6400, जबकि इसके ऊपर 10% का डिस्काउंट था। तो मुझे अपनी जो सेल्स रिकॉर्ड करनी है वो 6400 में से 640 लेस कर दूंगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5760। ऐसे ही है ना? मतलब आपने अपनी सेल्स को कम करना है 640 से, 6400 का 10%, इससे कम करना है। सेल्स को कम करने से क्या मुराद है? सेल्स को डेबिट कर दिया। ये बात समझ आ गई? तो जब डेबिट किया तो यहां पर अमाउंट क्या आ जाएगी? से हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ये बात समझ आई? अच्छा, अब यहां पे देखें, कहते हैं गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट अ ट्रेड 10% वर रिकॉर्डेड एट ऑफ रुपीज, तो क्या इसका हमारे रिसीवेबल्स पे कोई फर्क पड़ा? ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे कम हो जाएंगे 640। क्लियर? मतलब टोटल जो सेल्स की ट्रांजैक्शन थी वो हम लोगों ने ग्रॉस अमाउंट से रिकॉर्ड की हुई है। हमने रिकॉर्ड किया हुआ है रिसीवेबल्स टू सेल्स 6400। अब हम क्या करेंगे? इसका रिवर्सल, सेल्स टू रिसीवेबल 640 से, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी नेट अमाउंट पर आ जाएंगे। बात क्लियर? नेक्स्ट देखें, अ चेक ऑफ ₹500 issued by a customer as an advance was dishonored and returned by the bank on 31st December 2019. No entry was made on, मतलब जब चेक रिसीव किया था ना, तब हम लोगों ने उसकी रिकॉर्डिंग कर दी थी। अच्छा, ये क्या चीज है हमारे पास? ये ना एज एन एडवांस है। तो हम लोगों ने, देखिए, एडवांस अगर किस कस्टमर से रिसीव करते हो कभी सेल्स नहीं होती, वो होती है हमारी लायबिलिटी। वो हमारी जब तक कि हम उसको गुड्स डिलीवर ना कर दें। अच्छा, यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने गुड्स भी डिलीवर कर दिए या नहीं की। गुड डिलीवर कर चुके तो फिर तो लायबिलिटी हमारी खत्म हो गई। अब डिसऑनर होने पे हमारा एसिड बन जाता। अच्छा, स्टार्ट में एंट्री क्या रिकॉर्ड की होगी? बैंक चेक रिसीव किया तो बैंक डेबिट, और एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट। बात समझ आ गई? तो अब हम क्या करेंगे? इसका उलट कर देंगे, एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट कर देंगे और बैंक अकाउंट, तो आपने अपने बैंक के बैलेंस को लेस कर देना है और आपकी एक लायबिलिटी कम हो गई। तो आपकी लायबिलिटीज अदर पेएबल, ये ट्रेड पेएबल नहीं है, ये एक्रूड एक्सपेंस भी नहीं है, बस इस बात का ख्याल रखना है, ये अदर पेएबल्स में है। तो अदर पेएबल्स को 500 से आपने लेस कर। बात समझ आ गई आप बच्चों को? ये तो पता चल गया ना कि ये लायबिलिटी थी हमारी। तो कस्टमर्स को हमेशा रिसीवेबल्स के पास ना लेकर जाओ। तो यहां पर वो एज सच मेरा कोई रिसीवेबल नहीं था। एडवांस जब भी रिसीव करोगे वो अलग से रिकॉर्ड होता है।
और वो जाता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर एज लायबिलिटी, वो रिकॉर्ड होगी। गॉट इट? अच्छा, अब आप देखो रिसीवेबल से, भाई जो अमाउंट आपने रिसीव करनी है वो अलग से एज एन एसेट रिकॉर्ड करोगे, और जो आपने एडवांस के तौर पे उनसे लिया हुआ है वो आप लायबिलिटी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बैंक बैलेंस। आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट मौजूद है और साथ में ओवरड्राफ्ट है, भाई बैंक की की जो अमाउंट है वो अलग करंट एसेट, लेकिन अगर कोई ओवरड्राफ्ट है तो वो लायबिलिटी के तौर पे अलग से रिकॉर्ड होता है। आप नेट ऑफ करके कभी नहीं लिख सकते, हमेशा हर इंफॉर्मेशन को अलग अलग डिस्क्लोज किया जाएगा। क्लियर? समझ आ गई? बैंक को डेट ऑफ मतलब मेरे एक बैंक में अकाउंट है और उसमें सपोज कि मेरे 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, एक और बैंक का मैंने क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और उससे मेरे 3,000 रुपीज मैंने क्रेडिट कार्ड से यूज किए हुए हैं, वो 3,000 ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी के तौर पे लिखूंगा, और जो दूसरी बैंक का मेरा बैलेंस है वो मैंने अलग से जाके एसिड के तौर पे रिकॉर्ड कर। एक में हो एडजस्टमेंट हो सकती हो तो कर लो, अदरवाइज अपनी लायबिलिटी अलग से बतानी पड़ती है। ओके जी, नेक्स्ट चलें। अब इसकी एंट्री हो गई, कोई और एडजस्टमेंट इसमें से? नेक्स्ट, एन अपग्रेडेशन ऑफ अ प्लांट टू इंप्रूव क्वालिटी एंड एफिशिएंसी। बस जब इसने ये वाली बात कही है ना, तो इसने दिल जीत लिया कि कैपिटलाइज होना है इसमें। ये बात अगर ना करता तो फिर एक्सपेंस आओ, फिर एक्सपेंस तो फिर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होनी थी। अब कैपिटलाइज भी करेंगे तो भाई डेप्रिसिएशन भी चार्ज करेंगे उसके ऊपर। अब क्या है, कहते हैं वॉज कंप्लीटेड ऑन, तो था हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है, कितने में, 2500, 2500 कैपिटलाइज। क्या किया, द कॉस्ट वॉज चार्ज टू, हम लोगों ने उसको रेवेन्यू नेचर कंसीडर किया। जब हमें ये पता है कि भाई क्वालिटी एंड एफिशिएंसी में इंप्रूवमेंट आई है तो रेवेन्यू नेचर नहीं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा, तो हमारे एसेट्स की कॉस्ट का पार्ट बनेगा, और साथ में रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसकी हमारे पास एडजस्टमेंट क्या बनेगी, ये देखें, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस क्रेडिट कितनी अमाउंट से, और प्लांट डेबिट होगा। अब मैंने आपको प्रीवियस एक लेक्चर में बताया था कि अगर आपका नॉन करंट एसेट्स डेबिट होता है तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करेंगे, और नॉन करंट एसेट्स क्रेडिट होता है रेक्टिफाइंग एंट्री में तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का रिवर्सल रिकॉर्ड किया जाएगा। तो भाई मैंने एक एसेट रिकॉर्ड ही नहीं किया तो क्या मैंने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की होगी? तो अब अगर रिकॉर्ड कर रहा हूं तो उसके ऊपर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्या रेट था, 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और लेकिन फॉर 6 मंथ तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 250। ये बात क्लियर? तो प्रॉफिट में जो इंपैक्ट जाना है 2500 से प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। और ये थी एडजस्टमेंट हमारे पास फोर्थ, अगेंस्ट रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, और इसी में डेप्रिसिएशन 250 से प्रॉफिट को रिड्यूस करेंगे, और अपने नॉन करंट एसेट्स को ऐड करें हम लोग 2500 लेस 250, 2250 से। WD भी ऐड करेंगे ना, तो 2500 ना ऐड कर देंगे। हाँ, ये हो सकता है प्लस 2500 लेस 250। क्लियर? अदरवाइज WDV में WDV जाके ऐड करें। बात क्लियर? प्रॉफिट देखिए आपका, डिस्काउंट, जी बिल्कुल। अब यहां पे देखें, एडजस्टमेंट हमारी खत्म हो चुकी थी यहां तक, लेकिन साथ में अगर आप यहां पे देखें तो डिस्काउंट रिसीव्ड उसने यहां पर पार्ट बना दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा, अब यहां पे देखें, भाई डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी लायबिलिटीज का पार्ट नहीं बनता, डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी परचेजेस को कम करेगा, परचेजेस का कम करना मतलब परचेजेस को क्रेडिट करेगा, तो उसके अगेंस्ट हमारे प्रॉफिट्स। अच्छा, जब इसने यहां पे लिख दिया ना डिस्काउंट रिसीव्ड, मतलब उसने फिर लायबिलिटीज को एडजस्ट किया हुआ है।
उसने एंट्री क्या रिकॉर्ड की होगी कि भाई पेएबल डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट। अब उसे ये नहीं पता चला कि डिस्काउंट रिसीव्ड को लेके कहाँ जाना है, तो उसने आके यहाँ पे 480। ओके। अच्छा अब देखिए आपके पास प्रॉफिट की वैल्यू क्या आई, यहां से आपका एडजस्टेड प्रॉफिट क्या आ रहा है, ये कैलकुलेट करके बता रहे हैं ना ठीक से, 5,6। ये आप लोगों का एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, 32240। ड्राइंग्स कुछ भी नहीं है, तो यहां पर आप एडजस्टेड प्रॉफिट क्या जाके लिख दोगे, 5650। अच्छा ये अब इस तरह से बैलेंस बनेगा, आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। गिवन बैलेंस प्लस 2500 लेस 250। अच्छा उसमें अब इन्वेंट्री में देखें तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री 15320, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। लेकिन साथ में ट्रेड रिसीवेबल 640 से लेस कर दें तो 19090 आपके पास आ जाएगा। कैश एंड बैंक बैलेंस 500 जो डिसऑनर हुआ वो लेस करेंगे तो 3850 में 500 3350 ये आपके पास आ जाएंगे। आपके करंट एसिड्स का टोटल और टोटल एसिड्स 6 to 600। और फिर आप लोग जाएंगे कैपिटल एंड लायबिलिटीज के पास, भाई ये वाली अमाउंट आपको गिवन है एज इट इज। यहां पर आप देखें 5650, ये जो प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है वो आ गया। ये ड्राइंग्स जो हमारे एसिड्स का पार्ट बनी हुई थी वो हम लोग यहां पे लेकर आए, ये हमारे पास हमारा क्लोजिंग कैपिटल। लायबिलिटीज की बात करें तो हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी कोई नहीं थी, लेकिन जहां पर ट्रेड पेएबल, ये आप लोगों को समझ आ गया 5800। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे किया था ट्रेड पेएबल ऐड किया 5800। ये बात क्लियर है ना सब बच्चों को। ये जाके लिखा अदर पेएबल्स 500 लेस किए, एक्रूड एक्सपेंस 798। ये देखिए। अच्छा डिस्काउंट रिसीव माइनस कर रहा है, मतलब भाई आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर वो प्रॉफिट का पार्ट बन चुका है। चलिए वो कहता है कि जो आपने ये डिस्काउंट रिसीव लिखा था मैंने इसको यहां से लेस करके कहां भेज दिया, तो यहां पे मैं कुछ भी नहीं लिखने वाला, इधर नहीं आता। तो आपको ये एज इट इज लिखने की जरूरत ही नहीं है आपके। तो आपकी लायबिलिटीज बन जाएंगी 26110। जैसे ही आप कैपिटल में ऐड करेंगे तो आपके एसिड्स के टोटल के इक्वल आ जाएगा। और ये आपका करेक्टेड प्रॉफिट। आई होप कि आपको ये वाली बात अच्छे तरीके से समझ आ चुकी है। एग्जाम्पल नंबर 36 में कोई इशू, कोई बात डिस्कस करनी हो आप लोगों ने। एग्जाम्पल नंबर 37, अब ये आप लोगों की होम असाइनमेंट है, बिल्कुल सिंपल से एग्जाम्पल है, इजीली आप लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। साथ में आपने इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन ये सॉल्व करने हैं। देखिए अब वीकेंड आ गया, बाय चांस संडे आ गया, आपने इस चैप्टर को A to Z कंप्लीट करना है। और जो हम लोगों ने पीछे थ्योरी थोड़ी सी स्किप की थी ना, अब बेसिकली वो हमने स्किप नहीं की, वो हम लोगों ने न्यूमेरिकली उसको पढ़ लिया है और वो कंप्लीट हो चुकी है। आपने जस्ट उसको जाके गो थ्रू करना है। तो जैसे ही आप गो थ्रू करेंगे ना, ये सारे इफेक्ट आपको वहां पे नजर आ जाएंगे, जितनी चीजें हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स में डिस्कस की। इन केस अगर आपको कोई इश्यू आता है नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आकर पूछें, और उसके बाद हम लोग अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।